अपराधियों के खिलाफ सम्राट चौधरी का ऑल आउट एक्शन जारी है। अपराधियों की तस्वीर पर माला चढ़ाने वाले बयान के बाद सम्राट चौधरी ने आज भी बड़ा बयान दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा सम्राट सरकार की गारंटी है। तो बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने कहा अपराधियों का समूल नाश होगा। या माइनर लड़की के साथ अपराध, उसको माला पहनाने की जरूरत नहीं है। हमारी बहन माताएं, इसकी सुरक्षा की गारंटी करना है। बिहार में अपराधियों का अब आखिरी वक्त आ गया है। पुलिस चुन चुनकर हिसाब कर रही है। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने अपराधियों के खिलाफ ऑल आउट एक्शन शुरू कर दिया है। यानी बिहार में अब कोई क्राइम करने की सोच भी नहीं सकता। अगर आपको यकीन ना हो तो एनकाउंटर की इन दो तस्वीरों को देख लीजिए। सिवान में कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या, रामधन यादव का एनकाउंटर, फिर सिवान में बीजेपी नेता मनोज सिंह के भांजे और बहनोई को गोली मारने वाले आरोपी छोटू कुमार यादव का भी पुलिस ने हिसाब कर दिया। गुरुवार को सम्राट चौधरी ने कहा, छोटी बच्चियों के साथ होने वाली घिनौनी वारदात को लेकर मृतकों की 13वीं से पहले अपराधियों की तस्वीर पर माला चढ़ा दें। तो शुक्रवार को सम्राट ने नालंदा की धरती से फिर कहा कि महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा सम्राट सरकार की गारंटी है। या माइनर लड़की के साथ अपराध, उसको माला पहनाने की जरूरत नहीं है। माला चढ़ाइए, कोई जरूरी नहीं है, लाने का कोई आवश्यकता नहीं है। कोई क्राइम मत करें। हमारी बच्ची हो, हमारी बहन हो, हमारी बहन माताएं, इसकी सुरक्षा की गारंटी करना है, हमारी पुलिस करेगी। और हमने पूरी व्यवस्था खड़ा किया है, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो, सभी जगह हमारी पुलिस खड़ी रहेगी। और जब तक हमारी बहनें घर नहीं पहुंच जाए तब तक पुलिस चैन की नींद नहीं सोएगी। बिहार में अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी बड़ा बयान दिया। संजय सरावगी ने कहा, पूरे बिहार से अपराधियों का समूल नाश होगा। अपराधियों का समूल नाश किया जाएगा। अपराधी अगर पाताल में भी होगा तो उसको घींच के निकाला जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट रूप से निर्देश भी दिया है और पुलिस को खुली छूट भी दी है। बिहार में अपराधियों के एनकाउंटर पर विपक्ष सवाल भी उठा रहा है। कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने कहा, यदि कुछ लोगों को टारगेट किया जाता है तो सवाल खड़े होते हैं। फिर चिराग पासवान ने जवाब देते हुए कहा, जो लोग सिलेक्टिव राजनीति करते हैं वही सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोगों को यदि टारगेट करें तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है शासन और प्रशासन पर। लोगों को लगता है कि मैं विपक्ष का हूं, मैं सरकार में नहीं हूं, इसलिए मुझे टारगेट किया जाता है। कार्रवाई की जाती है तब भी विपक्ष को आपत्ति रहती है, जब कार्रवाई नहीं होती है तब भी आपत्ति रहती है। किस तरीके की सेलेक्टिव सोच राजद की रही है, क्या ये किसी से छुपी है? सम्राट सरकार ने अपराधियों को सीधा संदेश दे दिया है, या तो अपराध छोड़ दें या फिर बिहार छोड़ दें, नहीं तो दुनिया छोड़ना पड़ सकता है। अपराधियों के खिलाफ सरकार का ऑल आउट एक्शन लगातार जारी है। न्यूज 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। तो बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का ताबड़तोड़ एक्शन भी शुरू हो चुका है। मोतिहारी में 150 से ज्यादा फरार अपराधियों के घरों पर पुलिस का महाकुर्की अभियान चला। तो बेतिया सहित कई जिलों में एक साथ छापेमारी, दरवाजे, खिड़कियां सब उखाड़ी जा रही हैं। सामान जब्त हो रहा है और कानून का हथौड़ा अब सीधा अपराधियों के घर पर गिर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। जुर्म की दुनिया का होगा द एंड। बिहार पुलिस ने बदला अपना ट्रेंड। न सिफारिश न कोई रसूख, अपराधी के घर कानून की दस्तक। घर होगा नीलाम या होगा एनकाउंटर, सम्राट सरकार का जीरो टॉलरेंस हंटर। बिहार में अपराध की सल्तनत को ढहाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सरकार का संदेश साफ है,
अपराध छोड़ दो या बिहार छोड़ दो, नहीं तो सलाखों के पीछे जाओगे या फिर गोली खाने के लिए तैयार रहो। सुशासन का इकबाल अब अपराधियों के घरों की चौखट पर ढोल बजाकर मौत का नहीं बल्कि कानून का फरमान सुना रहा है। मोतिहारी से लेकर बेतिया और बाढ़ तक पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। कानून की गिरफ्त से भाग रहे कुख्यातों के घरों की ईंट से ईंट बजाई जा रही है। आलीशान मकानों से सामान बाहर फेंके जा रहे हैं और खिड़की दरवाजे उखाड़े जा रहे हैं। सम्राट सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति ने साफ कर दिया है कि अपराध की कमाई से खड़े किए गए आशियाने को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अपराधियों में खौफ ऐसा कि कल तक जो शेर बनते थे आज गलियों में छिपते फिर रहे हैं। जो कुख्यात सोनू मोनू गिरोह है उनसे ताल्लुकात रखने वाले जो दो अभियुक्त हैं जिनका नाम बबलू सिंह और दिलीप सिंह है, उन दोनों ग्राम दाहौर के रहने वाले हैं। उनके विरुद्ध एक हत्या का प्रयास का मामला था जो कि आर्म्स एक्ट और बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज अधिनियम के भी सुसंगत धाराओं में एक केस दर्ज किया गया था, जिसमें ये लोग विगत कई दिनों से फरार चल रहे थे। सभी प्रयासों के उपरांत हम लोगों ने इन लोगों के विरुद्ध जो है कुर्की जब्ती का जो आदेश है वो माननीय न्यायालय से प्राप्त किया और आज मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में इस चीज को हम लोगों द्वारा किया गया है। लेकिन कार्रवाई सिर्फ कुर्की तक सीमित नहीं है। भागलपुर और सिवान की धरती पर कानून का रौद्र रूप देखने को मिला। जब अपराधियों ने पुलिस को चुनौती देने की कोशिश की तो जवाब गोलियों से मिला। एनकाउंटर की इन खबरों ने साफ कर दिया है कि बिहार पुलिस अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक मोड में है। सिवान और भागलपुर में हुई मुठभेड़ उन अपराधियों के लिए आखिरी चेतावनी है जो वर्दी पर, कानून पर, प्रशासन पर हाथ उठाने का दुस्साहस करते हैं। डबल इंजन की सरकार का संकल्प अडिग है। अपराधियों की अब खैर नहीं, चाहे वो जमीन माफिया हो या रंगदारी वसूलने वाला गुंडा, सबका हिसाब बराबर किया जा रहा है। कुर्की से लेकर एनकाउंटर तक ये सफर बताता है कि बिहार में अब अपराध और उसके अवशेषों के लिए कोई जगह नहीं बची है। ताबड़तोड़ एक्शन बिहार में सम्राट मॉडल। 28 अप्रैल भागलपुर में कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या। 29 अप्रैल 24 घंटे में आरोपी रामधनी यादव का एनकाउंटर। 29 अप्रैल सिवान में हर्ष और चंदन सिंह को मारी गोली। 12 घंटे में आरोपी छोटू कुमार यादव का हाफ एनकाउंटर। चेतावनी साफ है, न सिफारिश चलेगी न रसूख, अब सिर्फ कानून का चाबुक चलेगा। मोतिहारी और बेतिया से शुरू हुआ ये प्रहार पूरे बिहार के अपराधियों के लिए चेतावनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर सीएम सम्राट चौधरी आज भगवान की शरण में दिखे। हम आपको उनसे जुड़ी तस्वीरें दिखाते हैं जब सम्राट चौधरी गया जी पहुंचे। आप देख रहे हैं 3 तस्वीरें। गया जी में सीएम सम्राट चौधरी ने विष्णुपद मंदिर में पूजा की। बुद्ध पूर्णिमा पर सीएम सम्राट चौधरी पटना के बुद्ध स्मृति पार्क में पूजा करने पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं से मुलाकात भी की। इससे पहले वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर सीएम सम्राट चौधरी ने अपने आवास पर सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण किया। तो गया जी में सीएम सम्राट चौधरी ने विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर में पूजा की। हम आपको उसकी भी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। महाबोधि मंदिर की यह तस्वीर है जहां सीएम सम्राट चौधरी महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध की शरण में हैं। सीएम ने यहां विकास योजनाओं की भी समीक्षा की। विकास योजनाओं की प्रगति, पर्यटन सुविधाओं के विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सर्किट के लिहाज से जरूरी बिंदुओं पर चर्चा की। वहीं देखिए, नीतीश कुमार ने बुद्ध पूर्णिमा के दिन मुख्यमंत्री आवास एकने मार्ग खाली कर दिया। 7 सर्कुलर रोड स्थित अपने पसंदीदा बंगले में पूर्व मुख्यमंत्री के सभी निजी और कार्यालय से जुड़े सामान शिफ्ट हो गए। 20 साल में यह दूसरी बार है जब उन्होंने सीएम आवास छोड़ा है। सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार कल नए बंगले में शिफ्ट हो सकते हैं।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पता अब बदल गया है। करीब 20 साल बाद नीतीश कुमार एक अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास को छोड़ अपने नए सरकारी आवास 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट होने वाले हैं। सूत्रों की माने तो नीतीश शनिवार को इस नए पते पर पूरी तरह शिफ्ट हो जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट हो रहे हैं और ये देखिए विशेष तस्वीरें एक्सक्लूसिवली जो है वो न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। ये नीतीश कुमार आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो है वो अपने आवास में वो शिफ्ट हो रहे हैं और ये आपको ज़रा देखिए कि तस्वीरों में नीतीश कुमार जो है वो यहाँ पे प्रवेश कर रहे हैं 7 सर्कुलर रोड। और यहाँ पे आपको बता दें कि जैसे ही वो यहाँ पहुँचे तमाम मीडिया कर्मियों को देखकर वो उन्होंने हाथ जोड़कर अभिनंदन किया। नीतीश कुमार के नए 7 सर्कुलर रोड आवास में शिफ्टिंग की प्रक्रिया शनिवार सुबह 10 बजे के बाद शुरू हुई। उनके निजी सामान और कार्यालय से जुड़े सारे सामान भी एक अणे मार्ग से 7 सर्कुलर आवास पहुंचा दिए गए। आपको बता दें कि एक अणे मार्ग को 2006 में मुख्यमंत्री का सरकारी आवास घोषित किया गया था। नीतीश कुमार ने ही सीएम का सरकारी आवास इसे बनाया था। करीब 20 साल से बिहार में सत्ता का ये केंद्र रहा है। बदलते बिहार के बड़े बड़े फैसले यहीं से लिए गए। कुछ समय के लिए पहले भी एक अणे मार्ग को नीतीश कुमार ने छोड़ा था। अब पूरी तरह से एक अणे मार्ग से रिश्ता टूट रहा है। नीतीश कुमार पिछले 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। 20 साल तक बिहार की सत्ता संभालने के बाद राज्यसभा सांसद के तौर पर निर्वाचित होने के बाद पिछले महीने 14 अप्रैल को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद अब वे सीएम आवास की जगह 7 सर्कुलर रोड अपने पसंदीदा बंगले में शिफ्ट होने जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बिहार लोक सेवा आयोग ने एईडीओ की परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें धांधली और पेपर लीक के गंभीर आरोप लगे हैं। अब इस मामले में आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू की जांच काफी तेज हो गई है। ईओयू की टीम ने 22 संदिग्धों से गहन पूछताछ की, जिसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी सामने आई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। एईडीओ परीक्षा में धांधली, ईओयू की रडार पर मुन्ना भाई, 22 संदिग्धों से मैराथन पूछताछ, खुलेगा पेपर लीक का कच्चा चिट्ठा। बिहार में परीक्षाओं में धांधली करने वाले सिंडिकेट के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने मोर्चा खोल दिया है। एईडीओ परीक्षा में हुई समस्याओं को लेकर ईओयू की विशेष टीम ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। जांच की आंच अब उन चेहरों तक पहुंची है जो पर्दे के पीछे से इस पूरे लीक कांड की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। और कौन लड़का था तुम्हारे साथ यहाँ जो आया था? मेरा दोस्त था, आया हुआ था वो बाद में आया। हैं? दोस्त मेरा था। क्या नाम है उसका? उसका आकाश नाम है। अच्छा, उस क्या चीज़ में सेटिंग है वो? चप्पल में। फिर पेन में क्या है? उसका ब्लूटूथ। ईओयू की टीम ने 22 संदिग्धों से गहन पूछताछ की है। इन लोगों में न सिर्फ परीक्षार्थी बल्कि सॉल्वर गैंग के गुर्गे और कुछ बिचौलिए भी शामिल हैं, जिसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि पटना में उत्तर तैयार किए गए थे और ब्लूटूथ के जरिए परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाए गए। दरअसल परीक्षा से पहले ही प्रश्नों के सेट और उत्तर कुंजियों का सौदा लाखों में किया गया था। ईओयू इस बात की भी गहराई से तफ्तीश कर रही है कि इस चेन की कड़ियां कहां-कहां जुड़ी हैं। क्या इसमें विभाग के किसी कर्मचारी की संलिप्तता है? किसी बड़े सॉल्वर गैंग ने सिस्टम में सेंध लगाई है? इस गैंग पर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? क्यों नहीं लगाई जा रही पेपर लीक पर लगाम? मुख्यमंत्री भी सम्राट चौधरी जो हैं वो लगातार ये बातें करते रहे हैं कि किसी भी हाल में पेपर लीक का जो मामला है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे गैंग जो पेपर लीक में शामिल रहते हैं उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। कोई भी जो है पेपर माफिया लीक माफिया जो है वो अब बिहार में आज जो है जिन लोगों को रिमांड पे लिया गया था, अत्यधिक लोग जो मुंगेर के थे उनकी रिमांड अवधि पूरी हो गई। अब इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की कोशिश कार्रवाई जो है वो पूरी की जा रही है। कैमरा पर्सन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। मुजफ्फरपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। साइबर टीम ने बड़ी कार्रवाई की है,
डिजिटल अरेस्ट गैंग का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 17 लाख की ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया गया। 3 शातिर गिरफ्तार किए गए। वैशाली और मुजफ्फरपुर से इसका कनेक्शन बताया जा रहा है। पुलिस बनकर लोगों को कॉल करते थे, डिजिटल अरेस्ट करते थे। भोला प्रसाद से 17 लाख रुपए की ठगी की गई थी। मोबाइल, पासबुक, चेकबुक समेत कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं, जहां साइबर टीम ने बड़ा डिजिटल अरेस्ट गैंग का भंडाफोड़ किया है। 17 लाख रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया गया है। भोला प्रसाद महतो को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्हाट्सएप नंबर से कॉल आया, जिसमें कुछ लोग सीबीआई अधिकारी एवं पुलिस अधिकारी बनकर उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर धमका रहे थे और उनसे 17 लाख रुपए का गबन कर लिया। काफ़ी तकनीकी जांच के बाद विभिन्न बैंकों के घोष एवं नील अकाउंट की बारीकियों को विश्लेषण करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रवीण कुशवाहा की सड़क हादसे में मौत हो गई है। दिल्ली से सड़क मार्ग से लौट रहे थे, कन्नौज के पास सड़क दुर्घटना हो गई। प्रवीण कुशवाहा के साथ 2 लोगों की भी मौत हो गई है। कहलगांव से विधानसभा का चुनाव लड़े थे। पटना साहिब भी लड़ चुके हैं लोकसभा का चुनाव। कांग्रेस के कई पदों पर प्रवीण कुशवाहा रह चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी और ये दुखद खबर आपको बता रहे हैं। प्रवीण कुशवाहा कांग्रेस के नेता, उनकी मौत की खबर मिल रही है। बताया जा रहा है सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस राजेश राम ने शोक जताया है। बड़ी जानकारी मिल रही है। दिल्ली से वो सड़क मार्ग से लौट रहे थे, कन्नौज के पास ये बड़ा हादसा हो गया। सड़क हादसे में उनकी जान चली गई है। कांग्रेस नेता की सड़क हादसे में मौत हो गई। प्रवीण कुशवाहा जो कि कांग्रेस पार्टी में कई पदों पर भी रह चुके हैं, दिल्ली से वापस पटना लौट रहे थे और उनकी सड़क हादसे में मौत की खबर मिल रही है। हमारे प्रवीण कुशवाहा जो पार्टी के एक अस्तमी थे और कहलगांव से और पटना साहिब से लगातार चुनावी संघर्ष कर रहे थे, इनको इस तरह से जान बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन के दृष्टिकोण से ये अपूरणीय क्षति है। ठगों की हिम्मत अब इतनी बढ़ चुकी है कि अब सिर्फ आम लोगों को ही नहीं बल्कि अधिकारियों को भी ठगने की कोशिश कर रहे हैं। आरा में फर्जी ईडी निदेशक बनकर डीएम को फोन करने का मामला सामने आया है। ये रिपोर्ट देखिए। भोजपुर जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां खुद को ईडी का डायरेक्टर बताकर डीएम तनय सुल्तानिया को फोन करने वाले एक शातिर जालसाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान पटना के बुद्धा कॉलोनी के रहने वाले अभिषेक भोपलका उर्फ अभिषेक अग्रवाल के तौर पर हुई है। अभिषेक से करीब 2.61 लाख रुपए कैश और मोबाइल बरामद हुआ है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अभिषेक पर बीएनएस की 5 और आईटी एक्ट की 2 धाराओं में केस दर्ज हुआ है। इसमें जबरन वसूली की धारा भी है, जिसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। फर्जी ईडी निदेशक बनकर डीएम को फोन करना एक जालसाज को महंगा पड़ गया, जब पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त जालसाज को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि फर्जी ईडी के निदेशक बनकर भोजपुर के जिला पदाधिकारी को फोन करने वाले अभिषेक अग्रवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पहले भी उसको हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनकर तत्कालीन डीजीपी को फोन किया था, जिसके मामले में पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वहीं घटना 27 अप्रैल 2026 की है, जब डीएम के सरकारी मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को दिल्ली से ईडी का डायरेक्टर बताया। इसके बाद वो डीएम पर डिपार्टमेंटल काम को लेकर दबाव बनाने लगा। शक होने पर डीएम ऑफिस के स्टाफ रोहित कुमार ने 28 अप्रैल को नवादा थाने में केस दर्ज कराया। केस दर्ज होते ही एसटीएफ और पुलिस एक्टिव हो गई। पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की। अभिषेक लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। इसी बीच उसकी लोकेशन पटना में कोतवाली इलाके में मिली।
पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। जांच में यह भी सामने आया कि वह पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। अभिषेक अग्रवाल ने 2022 में तत्कालीन डीजीपी एसके सिंघल को झांसा दिया था। फोन करके खुद को पटना हाई कोर्ट का तत्कालीन चीफ जस्टिस संजय करोल बताया था। उसने तत्कालीन गया एसपी आदित्य कुमार के फेवर में प्रशासनिक फैसले लेने के लिए सिंघल पर दबाव बनाया था। इस मामले में उसे 3 साल पहले पटना हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। अभिषेक कई आईएएस और आईपीएस अफसरों का करीबी रहा है। 4 साल पहले कई बड़े अफसर के साथ उसकी तस्वीरें भी वायरल हुई थी। वह बेहद शातिर है। फर्जी सिम का इस्तेमाल कर वह जांच एजेंसियों का बड़ा अफसर बनता है। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गया जी की धरती से सीएम सम्राट चौधरी ने अपराधियों को सख्त संदेश दे दिया है। विष्णुपद मंदिर में पूजा के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि गया जी पिंडदान के लिए फेमस है। कुछ लोगों का पिंडदान भी शुरू हो गया है। आगे भी बिहार में सुशासन स्थापित करने के लिए ऐसे कई अपराधियों का सरकार पिंडदान करती रहेगी। और गया जी तो पिंडदान के लिए फेमस है ना? पिंडदान भी होगा, कुछ लोगों का पिंडदान शुरू हो गया है ना, और आगे भी बिहार में सुशासन स्थापित करने के लिए ऐसे कई अपराधियों का पिंडदान हमारी सरकार करते रहेगी। खबर सिवान से है, जहां एक घायल युवक की मौत के बाद लोगों ने प्रदर्शन किया है। आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जमकर हंगामा किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। लोगों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने इस मामले में ध्यान नहीं दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित परिजनों को समझा बुझाकर आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। बता दें, पिछले महीने बच्चों के बीच हुए एक मामूली विवाद में मारपीट हुई थी, जिसमें ये युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी आज इलाज के दौरान मौत हो गई है। शव को रखने का मकसद है कि पुलिस जो विरोधियों से अपराधियों से मिल गई है, पुलिस अपराधियों से मिलकर आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं कर रही है। सिर्फ टाल मटोल किया जा रहा है, बहानेबाजी किया जा रहा है। और इस सब में खास तौर से नगर थाना के पुलिस टाउन इंचार्ज अविनाश कुमार और संजीत कुमार अपराधियों से मिले हुए हैं। खबर आपको अररिया से बताते हैं, जहां रानीगंज प्रखंड के पचीरा में बना अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। स्थानीय लोगों के सुविधा के नाम पर बनाया गया ये सरकारी भवन अब किसी भूत बंगले जैसा दिखने लगा है। भवन का निर्माण 6 साल पहले लाखों रुपए खर्च करके किया गया था, लेकिन आज तक इसका उद्घाटन नहीं हो सका। देखरेख के अभाव में यह अस्पताल अब नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों का ठिकाना बन चुका है। अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर रोहित कुमार झा ने कहा कि भवन जर्जर स्थिति में है। विभाग को इस संबंध में पत्र लिखा गया है। बढ़ेंगे आगे। भारत नेपाल की संयुक्त समिति की बैठक का आयोजन किया गया। कोसी एवं गंडक परियोजनाओं से जुड़े द्विपक्षीय मुद्दों पर काठमांडू में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने बाढ़ सुरक्षा, सिंचाई व्यवस्था और परियोजनाओं के प्रभावी संचालन को लेकर चर्चा की। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि कोसी और गंडक परियोजनाओं के तहत चल रहे कार्यों की नियमित समीक्षा की जाएगी और सीमा पर समन्वय को और मजबूत किया जाएगा। इस दौरान दोनों देशों ने आपसी सहयोग को बढ़ाने और लंबित मुद्दों पर जल्द संवाद करने पर जोर दिया है। भारत नेपाल के बीच कोसी एवं गंडक परियोजनाओं से जुड़े द्विपक्षीय मुद्दों पर काठमांडू में बैठक आयोजित की गई थी। बिहार में बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर भारत और नेपाल के अधिकारियों के बीच वार्ता शुरू हो गई है और बिहार सरकार की पहल पर भारत नेपाल कोसी एवं गंडक परियोजना से जुड़े द्विपक्षीय मुद्दों के समाधान, बाढ़ सुरक्षा एवं अन्य जो परियोजनाओं को लेकर जो विवाद चल रहा था, इस गतिरोध को दूर करने के लिए काठमांडू में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच एक बैठक हुई है। और जैसे कि यह बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और दोनों देशों के बीच जिस तरह से कोसी और गंडक को लेकर समझौता हुआ है और समझौते के तहत जो दोनों देशों के बीच जो वर्तमान हालात में जो कमियां पाई गई है, उस कमियों को दूर करने पर भी मंथन किया गया है। बराज के तमाम रख रखाव का निरीक्षण किया गया है। उसके साथ ही
जो नेपाल से आने वाली जो नदियां है उसको नियंत्रण और फिर उसके तटबंधों की सुरक्षा की दिशा में भी तमाम तरह के पहल की जा रही थी। कुल मिलाकर सरकार का यह प्रयास है कि बाढ़ पूर्व तमाम तरह के जो गतिरोध हैं और जो खामियां रह गई है उसे दुरुस्त कर लिया जाए। ऐसे में काठमांडू में आयोजित भारत नेपाल के अधिकारियों की यह बैठक काफी अहम माना जा रहा है। मुन्ना राज, न्यूज 18, वाल्मीकि नगर, गंडक बराज। मोतिहारी में साइबर क्राइम के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने भारत नेपाल सीमा के बाजारों में छापेमारी की और लगभग 69 लाख रुपए के साइबर फ्रॉड और हवाला के पैसे को बरामद किया। मौके से पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में साइबर डीएसपी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि सीमावर्ती इलाके में साइबर फ्रॉड का पैसा नेपाल भेजा जाता था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने 11 मोबाइल, नोट गिनने की मशीन, कई नेपाली खाते भी पकड़े हैं। विभिन्न जगहों पर छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान विभिन्न जगहों पर विभिन्न प्रकार के जो ऐसे कार्य है जो अवैध है, जिसको करना प्रतिबंधित है, उसको उस कार्य में संलिप्त व्यक्तियों के घर पे, दुकान पे छापामारी कर कुल लगभग 56,71,600 रुपये भारतीय मुद्रा एवं 13,67,800 रुपये नेपाली करेंसी जो है ये बरामद की गई है। इसके अतिरिक्त 11 मोबाइल, एक कैश काउंटिंग मशीन, टैब एक ये चीज़ बरामद की गई है। इसके अलावा बहुत सारे बैंक अकाउंट्स बरामद किए गए हैं। मुजफ्फरपुर से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां साले की बारात में गए जीजा की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। घटना पातेपुर थाना क्षेत्र के बजरंगी चौक की है। जयमाला के बाद खाना खाकर मृतक जैसे ही पानी पीने रोड पर आया, तेज रफ्तार बाइक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जिससे शादी की खुशियां मातम में बदल गई। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। समस्तीपुर में पुलिस ने लूट की साजिश को नाकाम कर लिया और कार्रवाई करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने बीती रात रेलवे स्टेडियम फील्ड में छापेमारी कर तीनों अपराधियों को गिरफ्तार किया। उस समय ये अपराधी लूट की योजना बना रहे थे। मौके से पुलिस ने अवैध हथियार और जिंदा कारतूस बरामद की है। वहीं पूछताछ में अपराधियों ने बहादुरपुर लूटकांड में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं हथियार और जिंदा कारतूस जो बरामद की गई है। बहादुरपुर लूटकांड का खुलासा पुलिस की टीम ने कर लिया है। ये सीसीटीवी फुटेज है जो स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल लूटपाट यहां पर की गई थी, जिसकी कोशिश को नाकाम पुलिस ने कर दिया है। लूट की योजना बनाते ही 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रेलवे स्टेडियम का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो समस्तीपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां बहादुरपुर लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है।